चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं गणित का एक बहुत ही खास चैप्टर है जिसका नाम है ज्यामिति। क्या नाम है? ज्यामिति। ये चैप्टर जो है अन्य चैप्टर की तरह भी आसान है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये अपने आप में बहुत ही हार्ड होता है। लेकिन हार्ड तो होता है, लेकिन इसको क्रम वाइज पढ़ने से, ध्यान से पढ़ने के बाद क्या है कि हम लोग का जो अन्य चैप्टर होता है गणित का वो भी बिल्कुल आसान हो जाएगा। बस इसको क्रम वाइज पढ़ना है हम लोग को। तो जो ज्यामिति है ये हमारा, तो ज्यामिति का जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है जो क्षेत्र होता है वो होता है जैसे कि भूमि मापन में होता है। जैसे कि किसी को भी यदि अमीन बनना है तो अमीन बनने के लिए उसको जो है ना उसका ज्यामिति काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, तब जा कर के उसको अमीन का ज़्यादातर जानकारी हो पाता है। तो इस ज्यामिति को जो है हम लोग एकदम बेसिक से लेकर के आगे चलेंगे और धीरे धीरे जो है क्रम वाइज इसको बिल्कुल हाई लेवल पर भी लेकर के जाएंगे। लेकिन इसको हाई लेवल पर जाने से पहले इसका जो भी बेसिक बात होता है उसको हम जान लेंगे और क्रम वाइज जानेंगे, एक एक चीज़ को जानेंगे। एक एक चीज़ को जानने के बाद क्या होगा कि आगे चल कर के इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर ये ज्यामिति है क्या, आखिर इसमें हम लोग ख़ास तौर पर कौन चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या है। तो इसका परिभाषा सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो ये जो ज्यामिति होता है, ज्यामिति जो होता है उसका अंग्रेजी होता है जियोमेट्री। क्या होता है? जियोमेट्री। ज्यामिति का अंग्रेजी जियोमेट्री होता है। और ये जियोमेट्री जो है जियोमेट्रॉन शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? जियोमेट्रॉन शब्द से बना है हमारा जियोमेट्री। और ये जो जियोमेट्रॉन है यह एक यूनानी शब्द है। ये जो जियोमेट्रॉन है ये एक यूनानी शब्द है जिसको दो भाग में हम लोग इसको बांट सकते हैं। जियोमेट्रॉन को जो यूनानी शब्द है उसको दो भाग में बांट सकते हैं। पहला है जियो और दूसरा है मेट्रॉन। पहला भाग जियो और दूसरा भाग मेट्रॉन। जियो का मतलब होता है धरती या भूमि, जियो का मतलब होता है धरती या भूमि, तथा मेट्रॉन का अर्थ होता है माप, अर्थात भूमि या धरती का माप। तो अभी तक जो ये धरती या भूमि का जो माप यहाँ तक हम लोग जाने हैं, तो इससे खास पता हम लोग को चल रहा है कि जो ज्यामिति बनाया गया है खास तौर पर जमीन या भूमि के माप के लिए ज्यामिति को बनाया गया है और इसका प्रयोग भी उसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता भी है। तो एक बार फिर से हम लोग जान लेते हैं कि ये ज्यामिति जो है जिसका अंग्रेजी होता है जियोमेट्री, और जियोमेट्री जो है जियोमेट्रॉन शब्द से लिया गया है। जो जियोमेट्रॉन एक यूनानी शब्द है और इस जियोमेट्रॉन को दो भाग में बांटा गया है। एक पहला है जियो और दूसरा भाग है मेट्रॉन। जियो का अर्थ होता है धरती या भूमि और मेट्रॉन का मतलब होता है माप, अर्थात गणित की वह शाखा जिसमें हम लोग भूमि या धरती के माप के बारे में अध्ययन करते हैं उसे ही हम लोग ज्यामिति कहते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि जो ज्यामिति का जो विकास हुआ है इसमें किसका किसका अहम योगदान है, उन सभी गणितज्ञों के बारे में हम लोग थोड़ा सा इसमें जानेंगे। इसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो है एक थेल्स। ये जो थेल्स थे बहुत बड़े गणितज्ञ थे, इन्होंने ही पहला कदम रखे थे इस ज्यामिति में। और ये अपना योगदान देने के बाद पूर्ण रूपेण नहीं दे पाए थे, पूर्ण रूपेण ज्यामिति का विकास नहीं हो पाया था थेल्स के समय में। और उसके बाद जो है एक और गणितज्ञ आए थे जिसका नाम है पाइथागोरस। और ये भी जो है अपना अहम योगदान दे करके गए, लेकिन इस समय तक भी ज्यामिति का पूर्ण रूपेण विकास नहीं हो पाया था। और सबसे लास्ट में जो है ये आए थे गणितज्ञ यूक्लिड। सबसे लास्ट में आए थे यूक्लिड, और यूक्लिड जो है सबसे अहम योगदान दे करके गए और ज्यामिति को जो ऊंचाई चाहिए था उस ऊंचाई तक ज्यामिति को ये पहुंचा करके गए। इसीलिए ज्यामिति में जो सबसे अहम योगदान माना जाता है वो माना जाता है यूक्लिड के सभी बातों को। तो सबसे पहला जो कदम रखे थे वो थे थेल्स, फिर उसके बाद आए पाइथागोरस, और उसके बाद जो है अंतिम चरण जो उसको शिखर पर जो पहुंचाए उसका नाम है यूक्लिड। और ये तीनों गणितज्ञ जो थे ये 300 ईसा पूर्व ही अपना योगदान दे चुके थे। ज्यामिति में जो ये तीनों के तीनों गणितज्ञ अपना योगदान दिए थे वो 300 ईसा पूर्व से पहले ही अपना ये योगदान दे करके चले गए थे और पूर्ण रूपेण ज्यामिति का विकास यूक्लिड गणितज्ञ करके चले गए थे। तो सबसे पहला जो नाम आता है
थेल्स का दूसरा नाम आता है पाइथागोरस का, और सबसे जो अहम योगदान रहा वो है यूक्लिड का। तो ऐसा बात नहीं है कि ज्यामिति के चैप्टर से इस थेल्स या पाइथागोरस को हटा दिया गया है, ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि ज्यामिति का जब चैप्टर शुरू होता है, खास करके 9th 10th से अगर ज्यामिति का चैप्टर शुरू होता है तो वहाँ पर जो है थेल्स, पाइथागोरस, इन सभी गणितज्ञों का एक अपना अपना जो सुझाव है, अपना अपना जो सबका कथन है, थ्योरम जो इस सब के द्वारा दिए गए हैं, उन सभी थ्योरम्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उससे कई अन्य सवाल को भी हम लोग प्रूव करते हैं। तो थेल्स हो कि पाइथागोरस हो कि यूक्लिड हो, सबका चैप्टर में जो है नाम दिया गया है, लेकिन सबसे अहम योगदान जो है यूक्लिड का है। और ये 300 ईसा पूर्व ही सभी गणितज्ञ अपना योगदान दे चुके थे। तो ये जो अब ज्यामिति है, तो ज्यामिति को तो हम लोग को जाना है पूर्ण रूपेण बेसिक से। तो जो सबसे बेसिक बात होता है वहाँ से हम लोग चलेंगे, जैसे कि कुछ इसमें पॉइंट्स होते हैं, उन सभी का परिभाषा बारी बारी से हम लोग जानेंगे, और तब जा करके फिर थोड़ा थोड़ा हम लोग सवाल पर बढ़ेंगे। लो लेवल से हाई लेवल तक का ज्यामिति हम बारी बारी से प्रत्येक अगले वीडियो करके सब में बताएंगे। तो ये जो ज्यामिति का जो सबसे पहला पॉइंट है वो है बिंदु, जिसका नाम है बिंदु। इसका नाम ही है बिंदु, जिसका अंग्रेजी होता है पॉइंट। तो ये जो बिंदु का जो परिभाषा होता है, तो ये बिंदु का में जो है न लंबाई होता है न चौड़ाई होता है, साथ ही साथ ऊंचाई भी इसमें नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ जो है ये एक अंकित चिन्ह होता है। ये जो है सिर्फ और सिर्फ ये अंकित चिन्ह होता है। तो इसमें न लंबाई होता है, न चौड़ाई होता है, और न ही ऊंचाई होता है। तो इसीलिए इसका कोई भी अन्य माप, जैसे कि क्षेत्रफल हो कि परिमाप हो, तो हम किसी भी बिंदु का क्षेत्रफल या परिमाप नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें न लंबाई है, न चौड़ाई है, न ऊंचाई है, सिर्फ और सिर्फ एक अंकित चिन्ह है। जैसे कि ये बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है, तो यहाँ पे ए डाल दिए, यहाँ पर बी डाल दिए, यहाँ पर सी डाल दिए। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कि बिंदु ए, बिंदु बी तथा बिंदु सी। और एक बात, ये जो हम लोग नाम जो भी दर्शाते हैं, ज्यामिति जो में जो भी नाम दर्शाएंगे, किसी भी पॉइंट्स का या अन्य चीज़ का भी अगर नाम दर्शाएंगे, तो वो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से दर्शाना है। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। तो ये अब हो गया बिंदु। उसके बाद है, बिंदु के बाद है अगला रेखा, जिसका अंग्रेजी होता है लाइन। तो ये जो बिंदु है, तो बिंदु से ही मिलकर के रेखा का निर्माण होता है। अनेक बिंदु मिलकर के रेखा का निर्माण करता है। जैसे कि ये 3-4 बिंदु हम दे दिए हैं, और ये रेखा का निर्माण करता है। साथ ही साथ इसमें ये भी है कि ये जो रेखा होता है, इसको दोनों तरफ हम अनंत लंबाई तक बढ़ा सकते हैं। ये तीर का निशान लगाने का मतलब ये हुआ कि ये जो रेखा होता है, इसका जो लंबाई है अभी, इसको हम आगे बढ़ा भी सकते हैं, इसीलिए तीर का निशान यहाँ पर लगा दिया गया है। अर्थात तो रेखा का परिभाषा ये होगा कि अनेक बिंदु से मिलकर के रेखा का निर्माण होता है। साथ ही साथ उनका जो दोनों छोर होता है, इस बिंदु से जो लाइन बनता है, उसका दोनों छोर जो होते हैं, वो उसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। उसका ये जो है उसका बिंदु, ये अंतिम बिंदु जो है वो अस्थिर नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर हम बिंदु मान लेंगे ए, बिंदु मान लेंगे बी, लेकिन इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। और इसको जो लिखने का तरीका है, यदि इस रेखा को हमको लिखने के लिए कहा जाए, तो इसको हम लिखेंगे ए बी लिख करके, और ऊपर में रेखा का चिन्ह दे देंगे। तो इसको हम पढ़ सकते हैं रेखा ए बी। अब रेखा के बाद आता है रेखाखंड। रेखा के बाद आता है रेखाखंड, जिसका अंग्रेजी होता है लाइन सेगमेंट। तो ये जो रेखाखंड होता है, तो यहाँ ध्यान से अगर देखा जाए, तो रेखा को अगर अलग कर दे, खंड को अलग कर दे, तो इसका मतलब हुआ कि रेखा तथा खंड, मतलब रेखा का टुकड़ा किया गया है, रेखा का टुकड़ा किया गया है। तो रेखाखंड का परिभाषा होगा कि ऐसी रेखाएं जिसका अंतिम बिंदु जो होगा वो निश्चित होगा। जैसे कि ये रेखाखंड एक पॉइंट करके एक बना दिए रेखा। अब इसमें क्या है कि इसका अंतिम बिंदु जो ये है और ये है, तो ये अस्थिर हो जाता है। इसको हम दोनों तरफ में से किसी भी तरफ नहीं बढ़ा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हम साइन नहीं दिए हैं। इसका परिभाषा यही हो जाएगा कि ऐसी रेखा जिसको हम दोनों तरफ में से किसी भी तरफ नहीं बढ़ा सकते हैं, जिसका दूरी निश्चित होता है, उससे ही हम रेखाखंड कहते हैं। अब जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पर ए बी लिखा हुआ है, तो ये जो ए बी है, तो इसको हम पढ़ेंगे कि ए बी, और ऊपर में ऐसा निशान हम लोग को देना है, तो इसको हम पढ़ सकते हैं रेखाखंड ए बी, रेखाखंड ए बी। अब अगला जो पॉइंट आता है 4 नंबर का, वो है किरण, जिसका अंग्रेजी होता है रे। तो किरण का जो परिभाषा होता है, जैसे कि मान के चलिए सूर्य से रोशनी निकलती है और यहाँ पृथ्वी तक जो आती है, तो सूर्य से वो निकलती है, उसका तो
स्रोत जो है एक जगह से वो निकलती है, लेकिन आगे जो है अनंत दूरी तक फैलते जाती है। एक बिंदु तो उसका पिछला बिंदु निश्चित है और उसका अगला बिंदु जो होता है वो आगे तक फैलते जाती है। तो किरण में भी वही होगा कि ऐसी रेखाएं जिसको हम एक तरफ अनंत तक बढ़ा सकते हैं लेकिन दूसरे तरफ वो निश्चित हो, तो ऐसी रेखा को हम किरण कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर ए बी अगर हम डाल दिए तो ए बी जो हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको ए बी रेखा पढ़ेंगे, इसका जब साइन लिखना होगा तो ए बी ऐसे करके ऊपर में निशान लगा देना है। इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ ये निश्चित है, दूसरे तरफ इसको अनंत बिंदु तक बढ़ा सकते हैं। अब अगला जो हमारा 5 नंबर का परिभाषा है वो है हमारा प्रतिच्छेदी रेखा। क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा। तो देखिए प्रतिच्छेदी रेखा जो है तो ये दो रेखाओं से मिलकर के बनता है। प्रतिच्छेदी का मतलब हुआ कि किसी एक बिंदु पर जो है उसको काटना। जैसे कि प्रतिच्छेदी है तो दो रेखा हम लेते हैं, दो रेखा लिए L1 और L2 और इसको काट रहा है बिंदु P पर। L1 L2 रेखा है, इसको काट रहा है एक दूसरे को बिंदु P पर। तो ये जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होते हैं इसका परिभाषा हो जाएगा कि ऐसी दो रेखाएं जो आपस में किसी एक बिंदु पर दोनों मिलते हैं, किसी एक बिंदु पर दोनों एक दूसरे को काटते हैं, उससे ही हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। साथ ही साथ जिस बिंदु पर वो एक दूसरे को काटते हैं उसे हम लोग प्रतिच्छेदी बिंदु भी कहते हैं। जिस बिंदु पर वो दोनों रेखा एक दूसरे को काटते हैं उसे हम लोग प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। एक बार और देख लेते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे या काटे तो उसे ही हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। और जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करेगा उसे प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। मतलब इसका ये हो गया कि दो दोस्त है और वो दोनों दोस्त में कतनों ही लड़ाई क्यों नहीं हो जाए, लेकिन अगर वो कहीं अगर जाना प्रारंभ करेगा, कहीं अगर वो जाएगा तो वो रास्ते में एक बार ज़रूर उससे मिलेगा, एक बार वो उससे ज़रूर मिलेगा। कितनों भी लड़ाई क्यों नहीं है वो उससे जो है एक बार ज़रूर मिलेगा। और उसी दोनों को तब कह देंगे हम लोग प्रतिच्छेदी। मतलब वही मिलना हुआ प्रतिच्छेद करना, एक दूसरे को क्रॉस करना। अब अगला हम लोग देखते हैं कि समांतर रेखा। ये जो समांतर रेखा होते हैं ये प्रतिच्छेदी रेखा के बिल्कुल उल्टा होते हैं। जैसे कि प्रतिच्छेदी रेखा था कि एक दूसरे को काटेगा, कितनों लड़ाई क्यों नहीं है, एक दूसरे को एक बिंदु पर वो मिलेगा ही। लेकिन समांतर रेखा में ऐसा खास दुश्मनी है इस दोनों में। समांतर रेखा जो है कम से कम इसमें दो रेखाएं होनी चाहिए और उन रेखाओं में ऐसा खास दुश्मनी होता है कि कुछ भी हो जाए, जान ही क्यों नहीं चला जाए, लेकिन वो दोनों जो है आपस में कभी भी जीवन में नहीं मिलता है। अगर वो एक जा रहा है तो दूसरा भी बगल से जाएगा, लेकिन एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगा। दो के अलावे तीन चार भी हो सकता है, लेकिन अगर चारों चलना प्रारंभ कर दिया तो वो जीवन में कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेगा। ऐसा खास दुश्मनी जो है ये समांतर रेखाएं निभाता है। तो इस तरीक़ा से होता है समांतर रेखा, इस तरह से होता है समांतर रेखा है। और इसको हम L1 मान लेते हैं, इसको L1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं L2। तो ये जो है हमारा समांतर रेखा। तो समांतर रेखा का परिभाषा हो जाएगा कि ऐसी दो रेखाएं जो आपस में कभी भी ना मिले तो इन दोनों रेखाओं को हम लोग समांतर रेखा कह सकते हैं। तो अब जैसे कि यहाँ कम से कम दो रेखा तो होना चाहिए, 3 रेखा भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ढेर सारा हो सकता है, लेकिन ये जो है एक दूसरे के ये ऊपर चलता जाएगा, आपस में ये कभी मिलने वाला जो है नहीं है। तो ऐसी दो रेखाएं जो आपस में कभी भी ना मिले उन दोनों रेखाओं को हम लोग समांतर रेखा कह सकते हैं। तो अभी तक में जो हम लोग जाने हैं कि बिंदु से लेकर के और समांतर रेखा तक, अब हम जानेंगे अगला पॉइंट हमारा संरेखी बिंदु। अगला हमारा है संरेखी बिंदु। क्या शुरू, कोई बात नहीं, काट देंगे। अब हम लोग अगला जो है हमारा टॉपिक 7 नंबर का, उसके बारे में जानते हैं कि ये संरेखी बिंदु हमारा क्या है। संरेखी बिंदु जो है जैसे कि अगले क्लास तक भी, मतलब जब तक ये ज्यामिति पढ़ेंगे, बहुत ही खास मायने रखता है ये हमारा संरेखी बिंदु। तो ये जो संरेखी बिंदु होता है तो हम लोग को याद ये रखना है कि 3 या 3 से अधिक बिंदु जब एक ही रेखा पर आ जाए तो उन तीनों बिंदुओं को हम संरेखी बिंदु कहेंगे। जैसे अब ये एक रेखा है,
अब यहाँ पर बिंदु ए हो गया, यहाँ पर बिंदु बी हो गया, और यहाँ पर यदि हम बिंदु सी मान लें तो ये जो ए बी एंड सी जो बिंदु है वो एक ही रेखा पर है। एक ही रेखा से यदि 3 बिंदु या 3 से अधिक, अनंत भी हो सकता है, 3 या 3 से अधिक बिंदु जब एक ही रेखा से होकर गुजरेगा तो उन तीनों बिंदुओं को हम लोग संरेखी बिंदु कह सकते हैं। अब जैसे कि एक बिंदु यहाँ है, एक यहाँ है, तो एक यहाँ है, अगर इससे मान के चलिए एक रेखा गुजारिएगा, इस तीनों को अगर मिलाइएगा तो तीनों का रास्ता जो है अलग अलग हो जाता है। तो अलग अलग हो जाएगा तो इन तीनों बिंदु को जो है हम लोग संरेखी बिंदु नहीं कह सकते हैं। तीनों बिंदु को संरेखी हम नहीं कह सकते हैं। संरेखी तब कहेंगे जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा से होकर के गुजरेगा तो हम लोग उन तीनों बिंदुओं को संरेखी बिंदु कहेंगे। अब अगला पॉइंट है हमारा 8 नंबर का संपाती रेखाएं। संपाती रेखा है तो संपाती रेखा जो है संरेखी बिंदु की तरह ही संपाती रेखा है, बस फर्क इतना है कि इसमें बिंदु का बात किया गया है और इसमें रेखा का बात किया जाएगा। तो संपाती रेखा जो होगा ऐसी 3 या 3 से अधिक रेखाएं, ऐसी 3 या 3 से अधिक रेखाएं जो एक ही बिंदु से होकर के गुजरेगा तो उन तीनों रेखाओं को हम लोग संपाती रेखा कह सकते हैं। जैसे एक रेखा इधर, एक रेखा इधर, एक रेखा इधर गया। तो ये जो 3 रेखा है, मान के चलिए ए बी सी डी ई तथा एफ प्रतिच्छेद कर रहा है यहाँ पर पी पर। तो ये जो देखिए ए बी सी डी तथा ई एफ, ये तीनों का तीनों रेखा जो है एक ही बिंदु पी से होकर के गुजर रहा है। तब इस स्थिति में हम लोग इन तीनों रेखाओं को संपाती रेखा कह सकते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं संपाती रेखा को कि ऐसी 3 या 3 से अधिक रेखाएं, ऐसी 3 या 3 से अधिक रेखाएं जो किसी एक ही बिंदु से होकर के क्रॉस करेगा, किसी एक बिंदु को प्रतिच्छेद करते हुए आगे बढ़ेगा, तो उन तीनों रेखाओं को हम संपाती रेखा कह सकते हैं। अब अगला पॉइंट है हमारा वक्र। क्या है? वक्र, जिसका अंग्रेजी होता है कर्व। वक्र का अंग्रेजी होता है कर्व। तो वक्र का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी रेखा। वक्र का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी रेखा, लेकिन हम लोग गणित में वक्र को सीधी रेखा की तरह भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वक्र जो है ये कितने प्रकार का होता है। तो ये खास तौर पर 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। पहला होता है खुला वक्र, ओपन कर्व्स, और दूसरा होता है बंद वक्र, क्लोज्ड कर्व्स। वक्र 2 तरह से होता है, एक होता है खुला वक्र, दूसरा होता है बंद वक्र। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं खुला वक्र के बारे में। तो इसमें खुला वक्र का परिभाषा ये है कि ऐसी बिंदु जो कहीं से शुरुआत हो, एक बिंदु से हम चलना प्रारंभ करेंगे, एक बिंदु से हम चलना प्रारंभ करेंगे और चलते चलते फिर से दोबारा उस बिंदु पर हम नहीं पहुंचेंगे। जैसे कि मान के चलिए यदि हम सुबह घर से निकले और शाम तक होते होते अगर फिर से हम घर नहीं पहुंचे, कहीं और चले गए, तो उस स्थिति में उसको हम लोग खुला वक्र कह सकते हैं। जैसे कि अब देखिए कि अब यहाँ से कोई बिंदु है और यहाँ से हम चलना प्रारंभ किए, यहाँ आए, फिर यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए और फिर यहाँ पर पहुँच गए। तो चलना प्रारंभ किया था ये ए बिंदु से और पहुँच गया है बी बिंदु पर, अर्थात जो जहाँ से चलना प्रारंभ किया था अगर वहाँ पर वो नहीं पहुँचे तो इस स्थिति में इसको हम लोग खुला वक्र कहेंगे। क्या कहेंगे? खुला वक्र कहेंगे। ये जो है अन्य तरीका से भी हो सकता है, बहुत सारा तरीका से हो सकता है। तो खुला वक्र हम उसे कह सकते हैं कि कोई भी बिंदु है और वहाँ से चलना प्रारंभ किए और चलते चलते फिर क्या किए कि फिर से दोबारा हम जहाँ से निकले थे वहाँ अगर हम नहीं पहुँच पाएंगे तो उस स्थिति में हम लोग उसको खुला वक्र कहेंगे। और ये जो बंद वक्र है तो बंद वक्र बिल्कुल इसका उल्टा है। क्या है? इसका बिल्कुल उल्टा है। बंद वक्र का मतलब ये हुआ कि सुबह में यदि हम घर से निकले हैं तो शाम तक फिर हम अपने घर पहुंच जाएंगे। उसी आधार पे हम लोग को बंद वक्र को समझना है। जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ से हम सुबह में चलना प्रारंभ किए हैं, यहाँ गए, फिर यहाँ गए, साँझ को फिर से हम घर पर पहुँच गए। तो घर पर जैसे ही पहुँचे ए बिंदु पर से चलना प्रारंभ किए थे और ए बिंदु पर यदि हम फिर से पहुंच गए तो इस स्थिति में इसको हम लोग कहेंगे बंद वक्र। क्या कहेंगे? बंद वक्र। तो अभी तक का हम लोग का जो भी इसमें था, और एक होता है सरल वक्र, इसमें कोई इसका खास वजन नहीं है, खास बात नहीं है सरल वक्र, लेकिन फिर भी हम लोग को यह जानना है। तो सरल वक्र हम उस वक्र कहेंगे जो अपने आप को कभी प्रतिच्छेद ना करे, उसे हम लोग सरल वक्र
कहेंगे। तो अब हम लोग इसका जो अगला टॉपिक है वो अब देखते हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं बहुभुज के बारे में। अगला टॉपिक है हमारा बहुभुज, जिसका अंग्रेजी होता है पॉलीगॉन। तो देखिए क्या है कि बहुभुज के बारे में जो है अभी बहुत कम जानकारी यहाँ पर हम लोग लेंगे और आगे इसको फिर से हम विस्तृत तरीक़ा से पढ़ेंगे। बस अभी नाम मात्र का बहुभुज का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो देखिए बहुभुज का परिभाषा है कि ऐसी आकृति जो एक सरल बंद आकृति हो और केवल रेखाखंडों से बनी हो। तो ऐसी आकृति जो बंद हो साथ ही साथ रेखाखंड से बनी हो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, बहुभुज कहेंगे। जैसे कि देखिए ये रेखाखंड ये हुआ, फिर रेखाखंड, ये इसको रेखाखंड कह सकते हैं, ये भी रेखाखंड है और ये भी रेखाखंड है, और साथ ही साथ देखिए कि ये चारों तरफ से बंद है। तो सिर्फ और सिर्फ रेखाखंड से बनी हो और चारों तरफ से यदि वो बंद हो तो ऐसी आकृति को हम लोग बहुभुज कहेंगे। क्या कहेंगे, बहुभुज। उसी हिसाब से जैसे कि ये देखिए रेखाखंड से बनी हुई है और बंद है, ये भी रेखाखंड से बनी हुई है और बंद है। यहाँ पे टेढ़ा लकीर नहीं होगा, पूरा का पूरा सीधा होगा, ठीक। उसके बाद ये सब भी जो भी है रेखाखंड से बनी हुई हो और क्या हो, बंद आकृति हो। अब उसके बाद थोड़ा सा हम लोग इसमें देखते हैं कि बहुभुज की भुजा क्या होता है, बहुभुज का शीर्ष क्या होता है और साथ ही साथ बहुभुज का विकर्ण क्या होता है। तो एक आकृति हम लिए हुए हैं कि ए बी सी डी और उसको हम आगे बढ़ा दिए हैं ई, डी को बी से मिला दिए, ए को सी से मिला दिए हैं, ई को सी से मिलाए, फिर ई को बी से मिला है। तो इसको अभी थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, लेकिन इसके बारे में हम आगे बहुत सारा जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी बस नाम मात्र का पढ़ रहे हैं, ये याद रखिएगा। तो देखिए बहुभुज का एक नंबर में है कि बहुभुज का भुजा। हम जानते हैं कि बहुभुज की भुजाएं क्या होते हैं, तो साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। तो बहुभुज को बनाने वाले रेखाखंड उसकी भुजाएं कहलाती है। अर्थात चित्र में देखिए कि ए बी बी सी सी डी डी तथा ये बहुभुज के भुजाएं हैं। जैसे कि ये हो गया भुजा, ये भुजा है, ये भी भुजा और ये भी क्या है, भुजा है। अगला है बहुभुज का शीर्ष, बहुभुज का शीर्ष। तो बहुभुज की दो भुजाएं जहां मिलती है उसे ही बहुभुज का शीर्ष कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए एक भुजा इधर से गया, दूसरा भुजा इधर से, तो यहाँ पर जैसे ये मिला है तो इसी को बहुभुज का हम लोग शीर्ष कहेंगे। तो इस टाइप से जब भी दो भुजाएं आपस में मिलेगा तो वहीं पर शीर्ष का निर्माण होगा। जैसे कि चित्र में ए बी सी डी तथा ई बहुभुज का शीर्ष है, क्या है, शीर्ष। और अगला है बहुभुज का विकर्ण। तो बहुभुज का विकर्ण, तो बहुभुज का जो विकर्ण होता है, जैसे कि मान के चलिए ये एक आकृति है, ठीक, और इसको जो कोना कोनी मिला देंगे, जैसे कि सबसे लंबी रेखा जो इसमें होगा वही इसका विकर्ण कहलाता है। तो उस हिसाब से यहाँ से यहाँ तक या ये इसका विकर्ण कहलाएगा। तो विकर्ण के बारे में भी आगे हम जानकारी प्राप्त करेंगे। थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए यह एक आयत का चित्र है और इसमें पूछा जाएगा कि इसमें कितने विकर्ण का निर्माण हो सकता है। तो इसमें ऐसा होगा कि ए से सी को मिला देंगे, बी से डी को मिला देंगे, तो यही किसी भी आकृति का बहुभुज, किसी भी बहुभुज हो कि कोई भी आकृति हो उसका विकर्ण कहलाता है। और एक और बात हम लोग को याद रखना है कि बहुभुज का दो लगातार शीर्ष जो है आसन शीर्ष कहलाता है। और साथ ही साथ एक और बात याद रखिएगा कि हम जितना भी पढ़ाते हैं उसका हमारे पास PDF के रूप में नोट्स उपलब्ध है। सब कुछ जो है हैंडराइटिंग में अच्छी तरीक़ा से हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है। यदि किसी को भी अगर ज़रूरत फील हो तो वो हमको जो है व्हाट्सएप या टेलीग्राम या फेसबुक कहीं से भी संपर्क करके वो हमसे आप लोग ले सकते हैं।